हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बीपीएससी टीआरई का एग्जाम 2024 में होने वाला है। अब बीपीएससी के द्वारा बोला गया है कि अगस्त में एग्जाम होगा और स्टेट 2024 हो सकता है फरवरी में ही आपको एग्जाम देखने को मिले, क्योंकि उसका फॉर्म दिसंबर से ही फॉर्म भरा रहा है और जनवरी में उसका लास्ट डेट था, वो सब खत्म हो चुका है। शायद एडमिट कार्ड वगैरह भी अब आने ही वाला है। तो हम लोग उस पे बात ना करके हम लोग क्या पढ़ना है इस पे बात कर रहे हैं, कैसे पढ़ना है इस पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आज से ट्यूटोरियल सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें मैं क्या करूंगा, सिलेबस के अनुसार हर टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूंगा। हर टॉपिक वाइज वीडियो लाकर पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो अभी जो सीरीज चलने वाला है, इसमें क्या होगा कि बीपीएससी टीआरई को भी टारगेट करेंगे हम लोग और स्टेट को भी टारगेट करेंगे। और स्टेट का सिलेबस बीपीएससी के सिलेबस से थोड़ा सा अलग है। स्टेट में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, बीपीएससी में स्टेट के मुकाबले थोड़ा सा कम ही पढ़ना होता है। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा सी प्लस प्लस पढ़ना होता है और स्टेट में सी प्लस प्लस से क्वेश्चन नहीं आता है। तो थोड़ा बहुत का अंतर है, 20% का मान सकते हैं कि अंतर है। तो हम लोग ऐसे कवर करेंगे कि ये जो सीरीज है, इसी सीरीज से आपका स्टेट की भी तैयारी हो जाए और बीपीएससी टीआरई की भी तैयारी हो जाए। तो अगर आप स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए ये यूजफुल होगा, और बीपीएससी के कैंडिडेट हैं तो भी आपके लिए यूजफुल होगा बीपीएससी टीआरई। ठीक है, जो भी टीचर रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग कैंडिडेट है तो आपको भली भांति पता होगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सामने है, ये स्टेट का सिलेबस है जो 2023 में दिया गया था विभाग की तरफ से। तो ये सिलेबस को हम इसीलिए दिखा रहे हैं, इस सिलेबस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। मैं ये वीडियो में कौन सा टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसके लिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यूनिट 1, ये जो यूनिट 1 है जिसका नाम है डिजिटल लॉजिक, और यूनिट 2 है जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। अगर इन दोनों को एक साथ देखिएगा तो इसका बहुत सारा टॉपिक इसमें मिल जाएगा आपको, और इसका यूनिट 1 का बहुत सारा टॉपिक आपको यूनिट 2 में मिल जाएगा। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 को एक साथ ही हम एक साथ, मतलब एक तरह से मिक्स करके पढ़ाएंगे। दोनों यूनिट को एक ही साथ हम टारगेट करेंगे, क्योंकि एक बार अगर यूनिट 1 को कवर करेंगे तो उसका बहुत सारा चीज़ फिर यूनिट 2 में मिल जाएगा। तो क्यों ना दोनों को एक ही साथ मिलाकर मिक्स करके कवर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक है वो डाटा, फिर नंबर सिस्टम। ठीक है, और यूनिट 2 में अगर आते हैं तो देख रहे हैं इसमें भी क्या है, डाटा रिप्रेजेंटेशन और फिर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसी दोनों यूनिट में से इन्हीं टॉपिक को उठाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, डायरेक्ट आते हैं कंटेंट पे। तो ये रहा, काफ़ी समराइज वे में हम लिख के ही आपको कोशिश करेंगे पढ़ाने का। और जो चीज़ यहाँ पे है लिखा हुआ, ये समझ लीजिए बेहद इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बोल के ही समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जो लिखा हुआ है कम से कम इसको तो ज़रूर आप नोट डाउन कर सकते हैं, एक डायरी बना लीजिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डाटा क्या है, फिर डाटा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उस चीज़ को समझेंगे। तो देखिए, डाटा डाटा का यहाँ पे एक सटीक डिफिनेशन लिखा हुआ है। डाटा इज ए रॉ फैक्ट दैट मे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, नेम्स और फिगर्स। डाटा कुछ नहीं होता है, डाटा नंबर भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, और किसी का सैलरी भी हो सकता है। आपका जो मार्क्स आता है मार्क्स भी अपने आप में एक डाटा कहलाएगा। आपका नाम है, ये भी अपने आप में एक डाटा कहलाएगा। आपको कुछ सैलरी मिलता होगा, ये भी एक डाटा ही है। किसी चीज़ को अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उससे जो फिगर निकल के आ रहा है वो भी एक तरह से डाटा ही है। तो ये सब क्या है, डाटा है। तो डाटा न्यूमेरिक भी हो सकता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकता है, मतलब इस तरह का मिक्स भी हो सकता है। और आज के डेट में तो डाटा का डेफिनेशन और भी बड़ा हो गया है। आजकल जो भी आपका फ़ोटोग्राफ्स है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सब डाटा के कैटेगरी में है। जब तक ये प्रोसेस्ड नहीं होते हैं तब तक ये डाटा ही कहलाते हैं। जब ये प्रोसेस्ड हो जाते हैं और आपके लिए यूज़फुल हो जाते हैं, तब आप इसे इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। देखिए, इन्फॉर्मेशन का अगर बोला जाए डेफिनेशन क्या होगा, तो प्रोसेस्ड डाटा को ही इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। बस एक लाइन का डेफिनेशन है, प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस होने के बाद आपके लिए अगर वो यूजफुल है तो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। अगर प्रोसेस होने के बाद भी अगर आपके लिए यूजफुल नहीं है तो भी अभी तक वो डाटा ही है। आप बार बार प्रोसेस कीजिए जब तक कि आपके लिए यूजफुल ना हो जाए।
ठीक है, अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए तो डाटा से आगे बढ़ के आते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन पे। तो सारा खेल यहाँ पे समझना है कि डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, हम लोग अगर अपने डेली लाइफ में देखें और जैसे कि हम लोग पढ़ाई-लिखाई करते हैं, जो कुछ करते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है, जो भी बोर्ड पे लिखा जाता है या कोई लेक्चर देता है, आप उसको कॉपी में लिखते हैं, तो आप एक तरह से डाटा ही तो लिख रहे हैं ना। आप क्या कर रहे हैं, डाटा अगर उसको पूरी तरह से आप समझ के लिख रहे हैं, तो आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन छोटे-छोटे डाटा मिलके ही इन्फॉर्मेशन बन जाते हैं। तो देखिए, जो कुछ आप लिख रहे हैं, अब इसको बस ऐसे समझ लीजिए, वो क्या है, डाटा लिख रहे हैं। तो डाटा कैसे लिख रहे हैं? अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो वो अल्फ़ाबेट्स वगैरह के यूज़ करके लिख रहे हैं, ठीक है? अगर वो मैथमेटिक्स अगर बना रहे हैं डिजिट वगैरह, तो हम लोग जो 0 टू 9 तक का जो भी डिजिट है, उसको यूज़ करके लिखते हैं। जैसे किसी का फ़ोन नंबर आपने लिख लिया, तो आप कैसे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं? तो आप जो भी अल्फ़ाबेट वगैरह पढ़े हैं, उससे रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। कोई हिंदी का विद्यार्थी है, तो वो जो भी है वर्णमाला, उसको यूज़ करके वो क्या कर रहा है, उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है, उसको लिख रहा है। कंप्यूटर कैसे करता है? यहाँ तो कंप्यूटर के संदर्भ में हमें समझना है। कंप्यूटर कुछ नहीं जानता है, कंप्यूटर जानता है बस 0-1। तो कंप्यूटर डाटा को कैसे रिप्रेज़ेंट करता है? तो 0 और 1 में ही रिप्रेज़ेंट करता है। तो जो भी डिजिटल कंप्यूटर है, उसमें डाटा को रिप्रेज़ेंट किया जाता है बाइनरी फ़ॉर्म में। किसका यूज़ करके? 0 और 1 का यूज़ करके, और इसे 0-1 को हम लोग बोलते हैं बाइनरी डिजिट्स, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं बिट्स। तो कंप्यूटर के अंदर डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 0-1 में। तो फिर आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर, हम तो 0-1 में नहीं दबाते हैं ना, कीबोर्ड पे एबीसीडी पूरा लिखा होता है, पूरा अल्फ़ाबेट लिखा होता है, जो भी नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, वो पूरे 9 तक की जो भी डिजिट होते हैं, वो सब लिखे होते हैं। तो हम तो प्रेस करते हैं ए, बी, सी, डी, तो फिर कंप्यूटर इसको कैसे समझता है? हाँ, तो मेन चीज़ हमें यही समझना है कि हम तो ह्यूमन हैं, तो हम तो इंटरैक्ट करते हैं अपनी भाषा में। कंप्यूटर से जुड़ते हैं हम अपने भाषा में। तो आप जो भी सिंबल टाइप करते हैं, हम यहाँ पे सिंबल या कैरेक्टर ही बोलेंगे। ए, बी, सी, डी ये सब कैरेक्टर है। 0, 1 टू 5 इसको भी हम कैरेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है? अभी हम कैरेक्टर ही बोलेंगे, डिजिट ना बोल के कैरेक्टर ही बोलेंगे, क्योंकि हमें समझाना है कि कैसे डाटा को रिप्रेज़ेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो अब देखिए, इसको समझने के लिए हम थोड़ा-सा एक यहाँ पे एक चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो चार्ट है आपको अभी छोटा-छोटा दिख रहा होगा। चलिए, थोड़ा-सा इधर खाली जगह लेके आते हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर आप कंप्यूटर पे ए प्रेस करते हैं, तो ये ए कन्वर्ट होता है पहले एक न्यूमेरिक वैल्यू में, और इसका न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स्ड रहता है। जैसे कि ए को फिक्स्ड कर दिया गया है 65, ए का एक न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स्ड कर दिया है 65। उसी तरह बी के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स्ड कर दिया गया है 66, ठीक है? तो ये कैपिटल ए, बी, सी, डी लेके चल रहे हैं। उसी तरह से स्मॉल के लिए भी कुछ नंबर फिक्स्ड कर दिया गया है, ठीक है? इसके लिए भी कुछ नंबर फिक्स्ड कर दिया गया है, और स्मॉल बी के लिए भी कुछ नंबर फिक्स्ड कर दिया गया है। तो ये जो नंबर है, ये इनकोडिंग स्कीम के तहत एक डिसाइड कर लिया गया है, ग्लोबली डिसाइड किया गया है। मतलब सारा दुनिया इसको मानता है, सारे दुनिया के जितने कंप्यूटर हैं, इसी के आधार पे चलते हैं। अब जब नंबर मिल जाता है ना, तो इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता है कंप्यूटर। आपका जो कीबोर्ड है, वो कन्वर्ट करके क्या करता है, प्रोसेसर को दे देता है। हम उतने अंदर में नहीं जाएँगे, ठीक है? बस आप इतना समझ लीजिए, अब ये नंबर को कंप्यूटर बाइनरी में तोड़ लेता है। तो देखिए, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसको बाइनरी में तोड़ना आसान है। अब हम आगे चल के नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसमें कन्वर्जन भी पढ़ेंगे कि कैसे किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो नंबर है, इसको कन्वर्ट करना बाइनरी में आसान हो गया। ए को तो आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए तो नंबर है नहीं, ए तो एक सिंबल है। ए क्या है? एक सिंबल है। ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है, बी को भी आप बाइनरी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसके बदले एक कोडिंग स्कीम के तहत इसके बदले एक नंबर को फिक्स्ड कर लिया गया। जैसे ए के लिए 65 फिक्स्ड कर लिया गया, बी के लिए 66 फिक्स्ड कर लिया गया। उसी तरह स्मॉल वाला जो एबीसीडी है, उसके लिए भी कुछ नंबर फिक्स्ड कर लिया गया। तो ये सब चीज़ कहाँ से पता चलेगा? तो ये चार्ट से आपको पता चलेगा। ये जो चार्ट अभी दिखा रहे हैं हम, इसको बोलते हैं स्काई चार्ट।
स्काई क्या होता है, आगे आस्की बोलते हैं उसको, आस्की आस्की चार्ट। ये क्या होता है आगे हम बताते हैं। चलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंबल, देखिए यहाँ पे ए सिंबल है, ठीक है। ए के लिए क्या है 65, एक अंक समझ लीजिए, नंबर एक फिक्स्ड कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे DEC का मतलब डेसिमल, और यहाँ पे बाइनरी, और इसी 65 को अगर तोड़िएगा तो बाइनरी में इतना आएगा, ठीक है। तो बगल में बाइनरी भी लिख लिख दिया है, लेकिन आप बाइनरी खुद से निकाल भी सकते हैं। बाइनरी पे उतना फोकस नहीं कीजिएगा, आप बस स्काई वैल्यू पे फोकस कीजिएगा। जो भी यहाँ सिंबल है उसका स्काई वैल्यू उसके बगल में है। तो ये कुछ स्काई वैल्यू आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आ सकते हैं। खासकर अगर सी प्रोग्रामिंग वगैरह का कुछ क्वेश्चन बना रहे हैं तो वहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं मिल जाता है आपको। अगर अच्छे से प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो कभी कभी इस तरह से कैरेक्टर वगैरह किसी स्काई वैल्यू को का जो कैरेक्टर होता है उसको प्रिंट करने का कुछ प्रोग्राम वगैरह बनाना बनाना पड़ता है कभी कभी। तो इतना तो आपको बेसिक नॉलेज में याद रखना होगा। समझ लीजिए कंप्यूटर का अगर जीके जानना चाहते हैं तो इस जीके का क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर का जीके जीके हो गया ये। तो ए के लिए 65, बी के लिए 66, सी के लिए 67। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे कि एक-एक बढ़ाते चलना है, ठीक है? तो बस ए का याद रखिएगा, बाकी का आप खुद से निकाल सकते हैं। और जेड के लिए क्या हो गया? 90। अब देखिए ये सब सिंबल आप कीबोर्ड पे कहीं न कहीं देखते होंगे, तो इन सारे सिंबल के लिए भी एक-एक नंबर फिक्स्ड है। ठीक है? अब आ जाइए छोटे वाले एबीसीडी के लिए थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखिए ये छोटे वाला एबीसीडी है। तो ये जो भी है यहाँ पे स्मॉल ए के लिए कितना है 97, उसी तरह स्मॉल बी के लिए है 98, और इसी तरह से आगे बढ़िएगा तो जेड के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम थोड़ा-सा और देख लेते हैं आगे बढ़ के। देखिए ये सब स्पेशल सिंबल है, ये सब स्पेशल सिंबल है जिसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस ये सब नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्पेशल सिंबल है ना, उनके लिए भी कुछ ना कुछ नंबर फिक्स्ड है। तो ये जो भी नंबर है इसको हम बोलेंगे स्काई वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या किया, ये सारे दुनिया के जो कंप्यूटर हैं सब इस चीज को फॉलो करते हैं, और इसी के आधार पे कंप्यूटर काम करता है। तो कंप्यूटर कुछ नहीं, कंप्यूटर बस कैलकुलेशन ही जानता है, ये इन सब सिंबल के बारे में नहीं जानता है। हमने क्या किया, इन सब सिंबल के लिए एक नंबर फिक्स कर दिया, और इसी नंबर को प्रोसेस करके कंप्यूटर अपना काम कर देता है, और उतने गहराई में हमें नहीं जानना है। आपको अब देख रहे होंगे कि यहाँ पे 32 से ही आपको कुछ सिंबल वगैरह देखने को मिल रहा होगा, और 0 से लेकर 31 तक जो भी सिंबल हैं ये कुछ अजीब से हैं। तो ये सब कमांड्स हैं, नॉन प्रिंटेबल बोल सकते हैं। ये सब प्रिंट नहीं होते हैं स्क्रीन पे, लेकिन ये सब कमांड है। इन सब कमांड का भी कुछ कोड फिक्स कर लिया गया है स्काई वैल्यू में। तो बस स्काई वैल्यू का एक चार्ट था, इसी चार्ट पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि डाटा को कैसे कंप्यूटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई भी सिंबल या कैरेक्टर हो, उस कैरेक्टर का एक पहले वैल्यू फिक्स्ड कर लिया जाता है कोडिंग स्कीम के तहत। तो अब कौन कौन सा कोडिंग स्कीम है, थोड़ा सा इस पे भी चर्चा करते हैं। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। तो देखिए कोडिंग स्कीम दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन जो पॉपुलर कोडिंग स्कीम है हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉपुलर स्कीम है वो है स्काई, ठीक है, ASCII। और इसका फुल फॉर्म तो आपको याद हो ही जाना चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसको खूब यूज किया जाता है, सबसे बृहद स्तर पे इसी को यूज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा एक और है EBCDIC, इसको भी यूज किया जाता है कहीं कहीं, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। तो इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। एक होता है यूनिकोड, सबसे ज़्यादा आज के डेट में यूनिकोड का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूनिकोड एक तरह से देखा जाए तो जब से ये मोबाइल वगैरह आया है, सबके हाथ में अपना अपना एक हो गया है, एक तरह से पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी इसको बोल सकते हैं, और समझ लीजिए मिनी कंप्यूटर हाथ में हो गया है। और दुनिया में बहुत सारे लैंग्वेज है, और सब लोग चाहते हैं मेरे लैंग्वेज में मेरा इन्फॉर्मेशन दिखे। तो यूनिकोड वहाँ पे बहुत हेल्प कर रहा है, जो भी जिस देश के हैं उन्हीं के लैंग्वेज में उनका इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो ये कोडिंग स्कीम आज के डेट में खूब ज़्यादा यूज हो रहा है। तो देखिए यूनिकोड का कहीं-कहीं देखिएगा तो आपको मिल जाएगा इसका भी फुल फॉर्म, यूनिवर्सल कैरेक्टर एन्कोडिंग स्टैंडर्ड। लेकिन हमें कुछ ये सटीक नहीं लगता है, लेकिन हो सकता है इसे भी देख लीजिएगा कहीं एग्जाम में आ जाए।
अब इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। देखिए स्काई जो होता है, स्काई ये 2 फॉर्मेट में मिलता है। तो शुरू में जो स्टैंडर्ड स्काई फॉर्मेट है, व वो जो कोडिंग स्कीम है, वो 7 बिट के ही होते हैं। 7 बिट के होते थे, तो 7 बिट आप समझ रहे हैं ना? 1 बिट 0 या 1 को 1 बिट बोलते हैं। तो 0 या 1 मिलकर मतलब 7 अंक, ये कितना हो गया? 7 हो गया। तो इतना लेंथ का ये स्काई कोड, और इस मतलब कि 7 बिट के द्वारा ही कोई भी कोई भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 2 के पावर 7 करके आप निकाल सकते हैं। तो देखिएगा आपको वो संख्या मिलेगी 128। 128 सिंबल, 128 कैरेक्टर ही आप इसके तहत दिखा सकते हैं। तो जो भी आपको स्काई चार्ट हम दिखाया है, उसमें देखिएगा 127 कैरेक्टर ही वो 0 से लेकर 127 तक का कैरेक्टर वो दिखाया होगा। 8 बिट में जैसे आप चले जाइएगा तो 2 के पावर 8 करके निकाल लीजिए, ये कितना संख्या आ रहा है, तो इससे ज़्यादा ही आएगा, ठीक है? तो एक्सटेंडेड अगर पूछे स्काई, तो आप 8 बिट आंसर में टिक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड स्काई पूछे तो 7 बिट ही माना जाता है। अब आते हैं, अब ये भी पूछा जा सकता है कि स्काई ये जो स्कीम है, कोडिंग स्कीम, ये कहाँ यूज़ किया जाता है? तो मोस्ट ऑफ मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारा लैपटॉप, पीसी जो भी है, डेस्कटॉप वगैरह, इसमें स्काई को ही यूज़ किया जाता है। हालाँकि पहले यूज़ किया जाता होगा, आज भी यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो भी जैसे कि, हालाँकि इसको तो थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जाए। कुछ-कुछ ऐसे भी हैं, जैसे कि हमें लग रहा है यूनिकोड जो है, थोड़ा-सा नीचे आते हैं। यूनिकोड के अंदर ऐसा नहीं है कि स्काई नहीं है, स्काई इसके अंदर है। इसके अलावा यूनिकोड में बहुत सारे लैंग्वेज का भी सपोर्ट ये ले लेता है। तो स्काई एक तरह से समझ लीजिए कि ये एक कोर हो गया, कोर, इसके बाद ही कुछ और है। मेन है वो, मेन समझ लीजिए। उसी तरह से EBCDIC ये भी एक तरह का कोडिंग स्कीम ही है। इसके द्वारा कैरेक्टर सबका भी एक कोडिंग किया गया। इसका यूज़ ज़्यादातर किया गया IBM के मेनफ्रेम्स में और एक यूनिसिस मेनफ्रेम्स में। ये 2 कंपनी है। IBM का मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है, आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो मिनी, मिनी से जो बड़ा होता है वही मेनफ्रेम कंप्यूटर होता है। और मेनफ्रेम के बाद आता है सुपर कंप्यूटर। 4 ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं साइज के आधार पे। सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मिनी, फिर उससे बड़ा मेनफ्रेम और उससे बड़ा सुपर। तो जो भी IBM के मेनफ्रेम्स है, उसमें इस कोडिंग स्कीम को यूज़ किया जाता है। और इसका क्वेश्चन बना हुआ था, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि EBCID इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो IBM के मेनफ्रेम्स में, ऑप्शन में ये था। तो इस तरह से आपको थोड़ा-सा याद करना होगा। और कितने बिट के होते हैं ये? तो 8 बिट के होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा में मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, और क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बना हुआ था एक बार, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। ISCII इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको लगा होगा कि ये कौन-सा कोडिंग स्कीम है? हाँ, ये कोडिंग स्कीम लाया गया केवल स्पेशल इंडिया के लिए। क्योंकि अगर देखा जाए कि जो भी इंडिया में है, जो भी हिंदी लैंग्वेज है, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना। तो जो भी हम लोग क, ख, ग, घ ये सब जो कुछ होता है ये सब, तो ये भी तो एक सिंबल ही है ना। तो इन सिंबल को भी एक कोड देना ज़रूरी है, तो वो इस कोडिंग स्कीम के तहत इसको एक कोड प्रदान किया गया था। तो इसमें क्या है, ये 8 बिट का होता है। तो जो भी एक तरह से देखा जाए, ASCII कोड जो है वो सब इसमें समाहित है। ISCII के अंदर वो मतलब कि स्काई कोड भी समाहित है, और उससे एक्स्ट्रा हिंदी वाला भी कोड भी इसमें समाहित है। तो जो भी एक तरह से देखा जाए कि जो भी मतलब कि इंडिया में जो भी हिंदी में काम वगैरह होता है कंप्यूटर पे, तो उसमें इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिकोड। यूनिकोड आज के डेट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आप बोल सकते हैं यूनिकोड आने के बाद इसका कोई यूज़ नहीं रह गया।
क्योंकि यूनिकोड इतने बड़े स्तर पे हो गया, आप खुद देख सकते हैं शुरू में ये आया था तो 8 बिट का था, लेकिन 8 बिट से भी लोगों का काम नहीं चला तो फिर इसको 16 बिट कर दिया गया। 16 बिट से भी बहुत सारे देशों का काम नहीं चल पाया तो आज के डेट में 32 बिट का है। 32 बिट आप खुद देख सकते हैं, 2 के पावर 32 कर लीजिए और देखिए कि कितना आ रहा है इसका। तो उतना सिंबल्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो सारे दुनिया को रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर देता है। तो आज के डेट में अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिकोड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो जितने भी बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, जैसे कि आप खुद देख लीजिए, जैसे कि एप्पल, एचपी, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ये सारे कंपनी इसको यूज़ कर रही है यूनिकोड को आज के डेट में। तो यूनिकोड क्योंकि हर लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो ये सारे चीज़ का यूज़ करके, ये जो भी कोडिंग स्कीम है, इन सब चीज़ को यूज़ करके डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर। तो डाटा एंड डाटा रिप्रेजेंटेशन पे ये एक तरह का आपका इंट्रोडक्शन क्लास हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग नंबर सिस्टम को अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे खुद देख रहे होंगे, जब मैं आपको ये दिखाया तो यहाँ पे एक आपको बाइनरी दिख रहा था, यहाँ पे बाइनरी में केवल 01 01 01, तो ये 01 01 क्या है? हालांकि आप लोग तो खुद उतना तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि आपको नहीं आ रहा है, तो सारे नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे जो भी होता है, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ बुरा भी लगा हो तो ज़रूर उसको भी कमेंट कीजिएगा।